सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनेवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनेवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आगे हम पढ़ रहे थे जो 7th क्लास साइंस है अपना चैप्टर 6 और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी कुछ डाउट है तो आप बेशक जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे लोहे में जंग कैसे लगती है। जो हमारा मतलब लोहे की कोई भी हमारी वस्तु रहती है या फिर कोई भी औजार वगैरह अगर बाहर खुले में रखा हुआ रहता है तो उसमें जंग लगने धीरे धीरे लगना शुरू हो जाती है। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है। कई बार हमने देखा है कि लोहे की वस्तुएं धीरे धीरे क्या है ख़राब होने लगती हैं, हल्की हल्की सी उसमें जो है उसकी ऊपरी परत धीरे धीरे डैमेज करता है। सो हम देखेंगे कि धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर रही देता है। क्योंकि लोहे का उपयोग, जैसे लोहे का उपयोग आप बहुत सारी चीज़ों में, कैसे पुल बनाने में, जहाज, कार, ट्रक और बहुत सारी जैसे उनके ढांचे बनाने में किया जाता है और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। मतलब जंग से बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके बाद जंग लगने की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। और आप चाहें तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कई बार जो एग्ज़ाम रहते हैं उनमें पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे समीकरण के बारे में, जिसमें लोहा और ऑक्सीजन हमें वायु से बाहर तरफ मिल जाती है और जैसे बरसात के मौसम में भी जल मिल जाता है, ऐसे भी नमी रहती है। तो हमें क्या बनता है, ये आयरन ऑक्साइड जो है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब जब तक उसमें हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जो पानी या हल्की सी जो है नमी वगैरह, जलवाष्प वगैरह, तब तक जंग नहीं लगेगी। तो इसलिए कहते हैं चीज़ों को, जो लोहे की चीज़ें ज़्यादातर बाहर नहीं रखते हैं, उससे जंग लग जाती है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तब भी जंग जल्दी लगती है। जैसे मैंने बताया कि अगर ज़्यादा नमी भी रहती है तब भी जो है जंग लग जाती है। अब हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कई बार उस पर ऊपर पेंट वगैरह कर देते हैं। अब जैसे हम पढ़ते हैं, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर भी ऐसा किया जा सकता है। मतलब या तो हम कैसे देखते हैं कि इनमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन, वायु और लोहा। जैसे अगर लोहा हमारा जो मेन पार्ट हो गया, उसको अगर ऑक्सीजन ना मिले या फिर ये वाटर ना मिले तो भी जंग को हम बचा सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये इसको चाहें तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना। जैसे जो पेंट वगैरह आप चाहें तो या फिर ग्रीस वगैरह लगा के उस पर एक आप बचा सकते हैं। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने की और रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। मतलब जैसे अलग अलग चीज़ें इसमें बताई हुई हैं, क्रोमियम और जिंक आप चाहें तो इसकी परत चढ़ा सकते हैं, जिससे आप जंग को बचा सकते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। मतलब जो एक लेयर उसके ऊपर लोहे के ऊपर चढ़ाते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप जो होते हैं उसमें यशद लेपित होते हैं, जिनमें से उसमें जंग नहीं लगती है। मतलब जो घर में लोहे के पाइप जो यूज़ होते हैं उन सभी में ये
जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। अब नॉर्मली आप हमेशा देखा होगा कि पानी के जो जहाज है वो एक हिस्सा पूरा पानी में डूबा रहता है। तो पानी के ऊपर भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को और बढ़ा देता है। अतः जहाज़ों का पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने में काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के कुछ ऐसे भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने में होने वाली कुल आर्थिक हानि कल्पना कर सकते हैं? जैसे मतलब आप चाहें तो कैलकुलेट या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो हम गूगल में भी पता कर सकते हैं। और स्टेनलेस स्टील लोहे से में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। तो जैसे इसमें बताया गया कि जो हमारी जहाज़ रहती है उसमें ऐसे बहुत सारे भाग हैं, जो कुछ नीचे का भाग तो हमेशा पानी में डूबा रहता है और ऊपर के भाग भी ऐसे हैं जहाँ पे पानी हमेशा पड़ता रहता है। तो साल में कई बार ऐसे जो भाग जल के जो जहाज़ के ऐसे भाग हैं उसको बदलना पड़ता है। जंग लगने का कारण जैसे समुद्र में बहुत सारे लवण या फिर बहुत सारे केमिकल नहीं बोल सकते हैं, सॉल्ट वगैरह रहते हैं। तो उसके कारण जो है पानी जो है समुद्र का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा लवण युक्त रहता है, तो उससे जंग लगने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आगे हम बात करें क्रिस्टलीकरण के बारे में, मतलब क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और इसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण, मतलब भौतिक परिवर्तन जैसे उसमें फिर से बदल के हम क्रिस्टल जो है बना सकते हैं और क्रिस्टल से फिर से उसके जो है अपन सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है जिससे हम उसको शुद्ध क्रिस्टल बना सकते हैं और उसका विलयन बना सकते हैं। मतलब जब उसका सॉल्यूशन बना देंगे, सॉल्यूशन से फिर से क्रिस्टल बन जाएंगे, तो उसे क्रिस्टलीकरण कहेंगे और भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे हम सावधानी किसमें बता रहे हैं, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें और जल को उबालने तक समय सतर्क रहें। ऐसे इसमें क्रियाकलाप जो दिया हुआ है इसका उपयोग हमें बहुत अच्छे से करना है। 6.9 क्रियाकलाप में अम्ल का उपयोग या फिर एसिड का उपयोग किया जा रहा है। जब भी हमें ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री लैब में, आपके जो लैब हैं वहाँ पर अगर बहुत सारे ऐसे एसिड रहते हैं जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। एक हमें पहले बीकर लेना है, जैसे हमने एक बीकर ले लिया, उसमें 1 कप जल ले लेना है, इतना हमने उसमें पानी मिला लिया और उसमें कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला था, जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिला लेना है। उसके बाद हम जब उसको जल को गर्म करेंगे, हीट देंगे यहाँ से, तब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट या चूर्ण निरंतर जलाते हुए मिलाइए। जैसे इसमें बता रहे हैं, कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाकर तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, जब उसमें पूरा घुल जाएगा उसके बाद हमें उसको अच्छे से फिल्टर पेपर से छान लेना है। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो जाता है तो उसमें हिला डुलाकर अब अन्य किसी प्रकार ना छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक जब उसको हम ठंडा करेंगे तो ऐसे आप देखेंगे हल्के हल्के क्रिस्टल ऐसे दिखाई देंगे। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है,
आपने आसपास दिखाई देने वाली परिवर्तन को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं कि जो है ये क्रिस्टल के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये। सो हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट होता है हिंदी में, हम इंग्लिश में भी बात करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग के बारे में हम इंग्लिश में बात करेंगे। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग, और हम जो पुरानी प्रोसेस हमने पढ़ी होती है उसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। दिस इज वन चेंजेस दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड slowly destroys them, since iron is used in making bridges, ships, car, truck bodies and many other articles. The monetary loss due to rusting is huge। मतलब हम बहुत सारी चीज़ें बनाने में उपयोग करते हैं, जैसे कार, बस, ब्रिज, उसके अलावा भी और जो ट्रक वगैरह की बॉडी बनती है, मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है आयरन से की जाती है, लोहे से की जाती है। लेकिन हर साल देखते हैं कि रस्टिंग के कारण बहुत सारी नुकसान होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और नीचे जो इक्वेशन दी है इसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हमारा आयरन हो गया, कोई भी मेटल जो है हमारा आयरन नॉर्मली हम ले रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जो हमें वायु से मिल जाती है सराउंडिंग से, और पानी जो नमी वगैरह भी कहीं से भी पानी मिल जाता है, तो ये रस्ट का रूप ले लेता है फेरस आयरन ऑक्साइड की तरह। तो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। अगर इनमें से यदि एक भी चीज़ नहीं रहेगी तो हम रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, कई बार क्या रहता है जो है आसपास की नमी जो हवा है वो भी नमी उसमें रहती ज़्यादा, तो उसके कारण भी रस्टिंग हो सकती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, मतलब हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट एंड ग्रीस, मतलब चाहे तो हम ग्रीस और पेंट लगा के भी रस्टिंग को रोक सकते हैं। इनफैक्ट These coats should be applied regularly to prevent rusting, और इन सब चीज़ों को रेगुलरली अगर उन पर पेंट किया जाता है तो हम रस्टिंग को बचा सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो पेंटिंग है कई किस चीज़ की होती है इसमें दिया हुआ है। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, मतलब हम क्रोमियम या फिर जिंक की एक लेयर को उसकी आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे तो वहाँ पर जो जंग नहीं लगेगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन मतलब क्रोमियम या फिर जिंक की एक लेयर को जब हम आयरन के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन। तो जो हमारे पाइप्स वगैरह घर पे वाटर वाले पाइप लगे रहते हैं आयरन वाले, उन सभी में जो है वो सभी गैल्वनाइज रहते हैं, मतलब उनके ऊपर एक लेयर ऑलरेडी चढ़ी रहती है, क्योंकि जब पानी वाले पाइप हैं अगर बार बार वहाँ से पानी जाएगा तो नुकसान हो सकता है। अब हमें बता रहे हैं कि जो शिप हैं वो हमेशा पानी में डूबे हुए रहते हैं। अब जब शिप पानी में डूबे हुए रहते हैं तो उनका बहुत सारा हिस्सा जो है नमक के पानी से, जो समुद्र का पानी रहता है वो सॉल्टी वाटर रहता है, तो उसके कारण जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए उन जो पार्ट है नीचे शिप्स का, जहाज़ों का जो पार्ट है उसको चेंज किया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की, मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। आगे हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। इन क्लास 6 यू हैव लर्न्ड दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, मतलब जो समुद्र के पानी से वाष्पीकरण मतलब भाप का बनना जो प्रोसेस रहती है उससे भी हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है बहुत सारे और भी अलग पदार्थ मिले रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैनॉट बी सीन क्लियरली, हाउएवर large crystal of pure substance can be found from their solution. The process is called crystallization. It is an example of physical changes. वो जो crystallization है उसके द्वारा भी हम
क्रिस्टल्स को प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जिसका सही शेप रहेगा। तो हम इस चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। एंड एक्टिविटी 6.9 टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, क्योंकि हम इसमें एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें हमारे टीचर्स की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि उनके गाइडेंस में ही हमें एसिड वगैरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें पहले इसमें पानी ले लेना है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी लेना है, उसके बाद हमें कुछ ड्रॉप जो है सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाना है। एंड हीट द वाटर एंड व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यू। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही वो पानी गर्म हो जाएगा उसमें हमें कॉपर सल्फेट की जो पाउडर है उसको थोड़ा सा मिलाना है और थोड़ा घुमाते जाना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन डिज़ोल्व, मतलब इतना आपको मिलाना है कि जब वो डिज़ोल्व होना वहाँ पे बंद हो जाए। देन फिल्टर द सॉल्यूशन, उसके बाद हमें उसको फ़िल्टर कर लेना है और उसको फिर थोड़ा हमें ठंडा होने देना है। उसके बाद उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब नॉर्मली रखा रहे कुछ देर तक। हम जब रखा रहने देंगे तब देखेंगे कि उसमें हल्के हल्के से ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस नॉर्मली आपको जो है आपकी टीचर्स की गाइडलाइन में करना है, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सो आगे हम बात करते हैं क्या हमने क्या क्या चैप्टर में पढ़ा है। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। और भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं, मतलब नया जो है प्रोडक्ट उसमें बनता है। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अथवा अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, मतलब क्रिस्टलीकरण से के कारण हम उसको जो है प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा नमक बनाने की प्रोसेस है उसमें यदि इम्प्योर आता है तो हम क्रिस्टलाइजेशन से अच्छा प्योर जो नमक प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस and no new substances are formed in these changes may be reversible, मतलब वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। उसके बाद in chemical changes new substances are produced and some substances can be obtained in pure state from their solution by crystallization, मतलब जैसे हम जो सब्सटेंस है कुछ, जैसे हमें नमक चाहिए है तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें उसका प्योर फॉर्म मिल सकता है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप बिल्कुल जाके कमेंट में पूछ सकते हैं, और नहीं भी इसके अलावा भी आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जाके आप या फिर डायरेक्ट जीमेल कर सकते हैं हमें, आपको जीमेल दी होगी डिस्क्रिप्शन में। सो अच्छे से मेहनत करना है, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। तब तक अच्छी मेहनत करो, बाय बाय।